फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला स्टडी अकेडमी। हमारे लास्ट टॉपिक में, जो कि सीबीएसई 10th की केमिस्ट्री चैप्टर 1 का टॉपिक था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस के बारे में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व किया था, कैसे उसे बैलेंस किया जाता है। हमने इससे आगे पढ़ा था टाइप्स ऑफ, आज हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइप टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था। यहाँ पर ये जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, इससे मैंने सिर्फ आपको 5-6 पॉइंट लिखे हुए थे, लेकिन इसमें आप जितने चाहे उतने पॉइंट ऐड कर सकते हैं अलग अलग बुक से देखकर, और खुद भी स्टडी कर कर एग्जाम्पल भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। इसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखे थे। हमने ये सीखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस में मैंने बताया था कि फिजिकल स्टेट के बारे में आप डिस्कस करते हैं, साथ ही हम उसके कलर्स के बारे में डिफाइन करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगी, बैकवर्ड कब होगी। हम इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे बताया था कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट किया जाता है। हमने उनको वैलेंसी में बताया था कि वैलेंसी याद होना ज़रूरी है, ताकि हम इक्वेशन को सीख सके कैसे से बैलेंस करना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए प्रैक्टिस शीट के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस शीट करने के लिए, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें और सीख सकें कि हमें कैसे इसको इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे मैंने आपको 14 क्वेश्चन दिए हैं। आपकी बुक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन शायद नहीं है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन यही क्वेश्चन है जो आपको घूम फिर के बार बार देखने को मिलेंगे, यही आपको पेपर में मिलेंगे, यही आपको सॉल्व करना है। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन सारे होंगे। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन मैंने आपको लिख रखी है। यहाँ पे 5-6 इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको 7-8-9 बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में बुक में कुछ और दिया है, नेट पे कुछ और दिया है, सर कुछ और बता रहे हैं। तो बेसिकली जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है डिफाइन करने का कि आप किस बेसिस पे उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं। अब यही बताया यहाँ पे है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने बताया कि अगर आप, हम आपको थोड़ा सा एक चैप्टर के डीप में चले जाए थोड़ा सा, तो इसमें आपको 3-4 टाइप की इक्वेशंस हैं, जैसे कि एक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक है आपका जिसमें गैस इन्वॉल्व होती है, एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सब टाइप्स ना होके एक एक तरह से बात कर सकते हैं कि क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया है कि आप किसके बेसिस पे क्या डिफाइन करते हैं। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे 4 टाइप की रिएक्शन आपको किताब में दी हुई हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो चीज़ें आपस में ऐड होती हैं। देखिए ज़रा, जब दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में ऐड होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन होना। यहाँ पे दो क्या, एक या दो भी कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन का सिंपल सा फंडा है कि दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट होकर सिंगल कंपाउंड बनाए। इसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड डिसोसिएट होता है अपने एलिमेंट्स या कंपाउंड में। इसका मैंने एग्जांपल भी लिखा है, ऊपर का भी एग्जांपल लिखा है, नीचे का भी एग्जांपल लिखा हुआ है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस करता है। ये सब थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे अभी, इसलिए मेरा इक्वेशन नहीं ले रहा। आप बस यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी मैं इस पर दोबारा आऊँगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपस में चीज़ें आपस में डिस्प्लेस कर दिया, जैसे ए ने सी को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर कंपाउंड चेंज हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्यों है, ये आपको अभी मैं बताऊंगा। हम लोग आते हैं अपने इसके बाद में लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन, जो 5th टाइप बताया है।
इसमें क्या होता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो या डिसोसिएशन हो, इसमें होता क्या है कि आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो गया, ठीक है। लेकिन रेडॉक्स में कहना चाहते हैं कि एक बार चीज़ों का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे बड़ा टॉपिक आ गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। आप बेसिकली ये समझिए कि कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ये आप पहले पढ़ के आए हैं, तभी वो रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके या रिलीज करके। इसी गेन और रिलीज को ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन आपकी बुक में थोड़ी चेंज है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैंने आपके लिए इस वीडियो में स्किप कर रखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको अभी यहाँ पे फिर टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जो कि यहाँ पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि हमने बताया था जहाँ पर ए प्लस बी आपको रिएक्ट क्या बना है, ए बी, ये बताया था। ये आपको जब भी इसकी डिफिनेशन लिखने को आएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ए ऐसा कुछ होता है जब एक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में ऐड होते हैं तो क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है, अंदर कंपाउंड बनता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको एग्जांपल याद करना है किसका, क्विक लाइम का। ये समझिए कि आपकी बुक में मुश्किल से 10 से 15 एग्जाम्पल्स हैं और 15 से अप्रॉक्सीमेटली 25 रिएक्शंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इससे ऊपर आपकी पूरी बुक में इससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। आपको इससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं पढ़नी हाई स्कूल स्टैंडर्ड में। इसी में बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं कि यार कि ये सारी रिएक्शन कैसे याद होंगी, कैसे याद होंगी। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ मन सुन लीजिए कि क्या है कि रिएक्शन पढ़ने का एक तरीका होता है। आप किस तरह से उसको याद करना चाहते हैं यहाँ पे डिपेंड जरूर करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स हैं। जैसे कि आप इसको नाम से पढ़ेंगे तो कभी नहीं याद होगा। अगर मैं CaO सम कहूँ तो ये आपको 12 भूल जाओगे। सिंपल सी बात है, किसी भी रिएक्शन को उसके नाम से, जैसे क्विक लाइम, ठीक है। केमिकल नेम पढ़ रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन आप जो कैल्शियम ऑक्साइड ना बोले क्विक लाइम बोलिए। जब भी आप क्विक लाइम बोलेंगे तो आपके दिमाग में CaO आ जाएगा ऑटोमेटिक, जिसमें आपको पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की -2। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, वो ऐड होने पर कैसा रिएक्ट करता है। तो जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन है कि हमने कहा क्विक लाइम को जब पानी के साथ ऐड करेंगे तो स्लैग लाइम बनता है। स्लैग लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझा चूना, हिंदी में तो बुझा चूना कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देखिए कि जो क्विक लाइम होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। पानी में जब डालेंगे तो हाइड्रस फॉर्म में हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में। जाहिर सी बात है कि जब भी आप किसी सॉलिड को, जो रिएक्टिव होते हैं, उनको पानी में डालते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। दैट्स वाई ये यहाँ पे स्लैग लाइन बनता है। अब क्या हुआ, तो इस चीज़ को देखिएगा, ये बना तो हमें पता है कि इस रिएक्शन में गर्मी निकलती है, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट निकलती है। आपने इसको कभी किया नहीं होगा, लेकिन जब भी आप कभी वाइट वॉशिंग के देखेंगे या फिर अपने पापा लोगों से पूछेंगे कि वाइट वॉशिंग में कैसा क्या होता है, तो बताएंगे आपको कि चूने में पानी डालो तो हाथ कट जाता है, हाथ कटने के दर्शन तो छाले पड़ जाते हैं। वो इसलिए होता है, उसमें गर्मी निकलती है। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी, तो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अगर अब आप क्लासीफाई करते हैं रिएक्शंस को, कि केमिकल रिएक्शन को हम क्लासीफाई करें, तो दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। एक एंडोथर्मिक होती है, एक एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक इन द सेंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक इन द सेंस जिसमें एनर्जी हमको देनी पड़ती है। तो ये भी एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होने चाहिए, दो टाइप की, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जबकि हमने इसको अलग से डिफाइन किया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि टाइप्स में क्या पढ़ना है। आपको टाइप्स में सिर्फ 4 लिखने हैं, इन्हीं का हमको डिटेल में स्टडी करनी है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो सकती है, एक्सोथर्मिक हो सकती है, प्रेसिपिटेट भी हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकती है। कहने का सेंस ये है कि एक रिएक्शन कई क्राइटेरिया पे फिट हो सकती है। समझ रहे हैं बात को। आप ये नहीं कह सकते कि कॉम्बिनेशन है तो एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता, या डिसोसिएशन है तो इंडोथर्मिक नहीं हो सकता। तो ऐसा है कहना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस तरह से इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है।
यहाँ मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है जो 12 पेपर में पूछा जाता है। वाई डू पीपल यूज स्लैग लाइन फॉर वाइट वॉशिंग। अब अगर आप इसको रिएक्शन से याद करोगे क्या होता है क्या नहीं होता तो थोड़ा दिक्कत करता है। आप इसको सीधे से कहानी टाइप में सुनिए कि क्या होगा क्या। स्लैग लाइन जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब ये एटमॉस्फेयर में, जब हम लोग वाइट वॉशिंग कर देते हैं फ्लैग लाइन से, बूझे चूने से, तो क्या होता है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस फ्लैग लाइन से रिएक्ट करती है। ठीक है। और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करती है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक साइनी नेचर होता है, चमकता है, जैसे कि हमारी हड्डियाँ, हमारे दांत जो होते हैं ना चमकते हैं, वाइट से चमकते हैं ना। तो इसी वजह से होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूखेगा, सूखेगा इन द सेंस जब वो पानी अपने हटा देगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि ऐसे तो हट नहीं जाएगा ओ एच, यहाँ पर ओ एच नॉर्मली तो हटेगा नहीं। जब ये हटेगा तो कुछ ना कुछ तो कंपाउंड आके ऐड होगा ना, तो ये ऐड होगा। जब ये ऐड होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और पानी क्या होता है, रिलीज हो जाता है। यहाँ पे लिक्विड जरूर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लिक्विड ना होकर गैसेस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं, जिससे वो चमक आ जाती है। इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन रिएक्शन आपको यही लिखनी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको बताया था रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हीट इज रिलीज्ड, तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाता है। और क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अब इसमें जो मैंने एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, ये थोड़ा आपको पता होने चाहिए, हमें तो याद भी होने चाहिए। देखिए, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, जब भी हम बर्निंग की बात करेंगे केमिस्ट्री की दुनिया में, तो याद रखिएगा बर्निंग कुछ नहीं होती, बर्निंग इन द सेंस ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बर्निंग का सेंस नहीं कि माचिस लगा दिया उसमें, बर्निंग का सेंस है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे होती है वो। जैसे कि कार बर्निंग ऑफ कोल की बात की तो कारकोल मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल सी। ठीक है। हाइड्रोकार्बन की जब बात की जाती है तो सी एच आती है, जिसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, जो अभी अब नीचे पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है। जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में आपस में मिलते हैं तो अधिक अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। और थोड़ा सा मैं आपको आगे का बता दूं, ये जो रिएक्शन है इसे वाटर फ्यूल भी कहते हैं। ये इस रिएक्शन को नहीं कहते, लेकिन इसी से कुछ मिलती जुलती रिएक्शन है जिसे वाटर फ्यूल के बारे में हम लोग जानते हैं, जो आप लोग आगे ही पढ़ेंगे। या फिर आपको अगर क्यूरियोसिटी हो तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा इसको। इसके बाद रिएक्शन लिखी है मैंने फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइम का, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस इन द सेंस मीथेन, यहाँ पे CH4 जो लिखा हुआ है ये है आपकी मीथेन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे याद करेंगे। आपके आने वाले 5th चैप्टर में हम लोग जब हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो उसमें मीथेन के बारे में जिक्र करेंगे और रिएक्शन वहाँ पर भी है। यहाँ पे मैंने एक फर्दर एग्जांपल लिया हुआ है, सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है। इसका आपकी बुक में कोई जिक्र नहीं है लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब भी घर बनता है तो जितने भी सीमेंट का स्ट्रक्चर होते हैं उसमें पानी डाला जाता है। पानी डालने का सेंस ये है कि जब सीमेंट रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी क्या करती है, दीवार में और स्ट्रक्चर में क्रैक जनरेट कर देती है, क्योंकि हमें पता है कि जब चीज़ें गर्म होती हैं तो फैलती हैं, तो फैलने से उसमें क्रैक जनरेट हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ पे पानी डाला जाता है। यही है सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फिर मैंने लिया हुआ है रेस्पायरेशन रिएक्शन। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपको समझिए कि रटी होनी चाहिए अब से। जब तक आप हाई स्कूल में हैं तब तक आपको रिएक्शन रटी होनी चाहिए, उसके बाद तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। रिस्पिरेशन रिएक्शन इन द सेंस लिखा बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द सेंस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यही यही वो ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं पर डे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसमें जब भी हम एक ऑक्सीजन लेते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है C6H12O6 ग्लूकोज, याद कर लीजिएगा, वो 6O2 मतलब 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का रिएक्ट करके क्या बनाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और हाई अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यही वो एनर्जी है जो हमें डेली काम करने के लिए चाहिए। समझ में आई बात? तो ये एग्जाम्पल आपको 100% याद होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट किया है लेस स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड और हीट। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी बुक में भी शायद नहीं है, लेकिन आपको समझना है थोड़ा सा। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, एक छोटा सा बच्चा जो क्या है, उसने क्या किया है, खाया पिया बैठा, मतलब भूखे प्यास से बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो शैतानी नहीं करेगा। भूखे प्यासा बच्चा कभी शैतानी नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। आप कुछ बोलोगे तो बात नहीं करेगा। लेकिन उसी के उल्टा अगर कोई खाया पिया बच्चा है जिसका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है और जिसने अभी खाना खाया है, वो क्या करेगा, पूरे घर में उत्पात मचाएगा। ये आपने देखा होगा, जिसका पेट भरा रहता है वो खूब उधम मचाता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की दुनिया भी कुछ ऐसी है कि अगर आपके पास एनर्जी है तो आप चाहते हो कि वो एनर्जी रिलीज हो जाए, क्योंकि एनर्जी रिलीज करके ही आप स्टेबल हो जाते हो। इस दुनिया में हर इंसान शांति चाहता है कि हमें कुछ ना करना पड़े, हम स्टेबल रहें, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ना हो। तो ये लेकिन अगर तो आपके पास पैसा है तभी आप बाहर जाओगे, जाहिर सी बात है। पैसा इन द सेंस हीट, आपके पास पैसा है, आप बाहर जाके घूमोगे, कहीं बताशे खाओगे, वो तो मान लो लॉकडाउन में मिल नहीं रहा, लेकिन आप उसे चाहते थे। या हम लोग जो पुरानी दुनिया की बात करें लॉकडाउन से पहले की, तो हमारे पास अगर 10 रुपये है तो जेब में मचता था, जाके कुछ बताशे खा के चले आते हैं, ठीक है। 100 रुपये चलिए कुछ यार बर्गर खा के चले आते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं कि पैसे वो खर्च हो जाए और भी स्टेबल हो जाए। अगर आपके पास रुपये ही नहीं है तो क्या आप घर से बाहर जाओगे? कभी नहीं जाओगे, ठीक। तो यही बात है कि केमिस्ट्री की दुनिया भी ऐसी है। अगर किसी कंपाउंड के पास हीट है, एनर्जी है, तो चाहेगा कि मैं उसे रिलीज कर दूं और मैं स्टेबल फॉर्म में आ जाऊं। यही कॉन्सेप्ट है पूरी केमिस्ट्री का। इसी वजह से रिएक्शन होती हैं, अदरवाइज रिएक्शन कभी होती ही नहीं। बात समझ में आई? इसीलिए मैंने कोई इंपॉर्टेंट लिखा है, तो समझने वाली बात है। इसके बाद से सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। मतलब रिस्पिरेशन का इसे जस्ट उल्टा कहते हैं। मतलब एक में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, जो हमारा खाना होता है, वो हमारा एनर्जी में रिलीज होता है। और इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। देखिए कैसे, इसे हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक इन द सेंस, इसको रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ देखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज। ये कहाँ होता है, ये प्लांट ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है, हरे हरे जो प्लांट्स होते हैं, वो ये प्रोसेस करते हैं, जिसमें जो स्ट्रोमेटा में होता है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। मतलब देखें, अगर ध्यान देखें तो ये उल्टा रिएक्शन है रिस्पिरेशन का। इसलिए आपको दो रिएक्शन नहीं याद करनी, हमेशा एक ही रिएक्शन याद करनी है, एक को उल्टा रिवर्स कर देना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पूछा जाता है, ये इंडो रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ मैं बता दूँ, जो रिस्पिरेशन रिएक्शन था वो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं था, वो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन जो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन की। A chemical reaction in which heat energy is absorbed is called a endothermic reaction, ठीक है। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है। अब जरा देखिए इस रिएक्शन को, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, पहले इससे पहले जो रिएक्शन मैंने कराई थी उसमें जिसमें बताया था कि वाइट वॉशिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था, ठीक है, और वाटर रिलीज हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन में भी है और एंडोथर्मिक में भी है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप एक ही एग्जाम्पल को कहीं भी फिट कर सकते हो। आप एक ही चीज़ याद करो तो कहीं भी फिट कर दो। जैसे कि बचपन में मैं हनुमान चालीसा याद थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कोई पूछे, दोहा पूछो, चौपाई पूछो, हनुमान चालीसा के सारे श्लोक में उसमें भर देता था, ठीक है। तो याद मैंने एक ही किया, कहीं पूछो बस फिट कर दो।
तो आपको रिएक्शन एक ही याद करनी है, एक ही के बारे में पढ़ना है और उसी को बार 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 चिपका देना है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को जब डायरेक्ट गर्म किया जाता है तो इसमें से जो वाटर है, ओ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो गैस निकल जाती है और क्या बन जाता है, CO बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड से ही हम कैल्शियम कार्बोनेट से ही हम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। उसमें पानी डाल दो तो स्लैग लाइम बन जाता है, वही स्लैग लाइम को धूप मतलब खुले में रख दो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो रिएक्शन घूम फिर के वही चलती है। तो वही एक रिएक्शन कॉम्बिनेशन की है, वही एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक की है, वही एक रिएक्शन एंडोथर्मिक की है, वही एक रिएक्शन डिसोसिएशन की है, सॉरी डिकम्पोजिशन की है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए हम लोग आगे अपने टॉपिक पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है कि अपने दूसरे अपने एलिमेंट कंपाउंड्स में या फिर अपने फर्दर कंपाउंड्स में अलग हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से है, रिस्पिरेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ CO, वही दो एग्जाम्पल आपने पहले पढ़ चुके हैं। और आपको याद होगा तो इसमें पढ़ने की क्या जरूरत आ गई, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने वही एग्जाम्पल कर दिया, उठा के चेप दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं एग्जाम्पल लिखे हैं 3, नहीं कई 2 लिखे हैं, अभी तीसरा की बात करेंगे। अब देखिए, when ferric hydroxide is heated it decomposes into ferric oxide and water, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने इस तरह से लिया है, बुक में कहीं एग्जाम्पल लिखा होगा कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जो रेड कलर का है या फिर कुछ कलर का है, वो कलर चेंज कर गया, एक रेड कलर का है उसका रेड कलर चेंज हो गया, ब्लैक कलर हो गया, फिर कुछ कलर हो गया, फलान धमाका नाम से घूम फिर के आता है और कहानी पूरी कुछ ऐसी ही रहती है। देखिएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब, फेरिक मतलब Fe पर वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, सॉरी Fe+3, ठीक है। इसे बोलते हैं फेरिक। जब फेरस की बात करेंगे तो Fe+2। तो यहाँ पर OH की वैलेंसी तुमको पता है कि -1 होती है, तो जब FeOH होल साइज आ गया, जब इसको गर्म किया था, डेल्टा साइन इन द सेंस गर्म करना, ठीक है। डेल्टा अगर रिएक्शन के बाहर लिखा हुआ है तो मतलब वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ है, एरो के ऊपर लिखा हुआ तो मतलब एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में अगर कुछ ऐसे आ जाए कि डेल्टा डेल्टा बना हो तो अगर वो तीर के ऊपर समझ जाना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, तो डिसोसिएशन रिएक्शन है, इसमें क्या बना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना, हाइड्रोक्साइड कैसे बन गया, ऑक्साइड बन गया, वाटर रिलीज हो गया। कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, CuCO3, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, कॉपर की वैलेंसी +2, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया मतलब आपस में ऐड हो जाता है। तो क्या हुआ, कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, गर्म करने पे क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, कार्बन कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसके बाद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, किसी भी कंपाउंड को डिसोशिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये एनर्जी हम 3 फॉर्म में दे सकते हैं, डायरेक्ट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के मेथड से और सनलाइट मेथड से। तो पहले वो कहते हैं थर्मल एनर्जी, मतलब किसी चीज़ को डायरेक्टली गर्म करना। इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस उसमें इलेक्ट्रोड डाल देना, इलेक्ट्रोड इन द सेंस कैथोड और एनोड। आप अगर NCERT की बुक देखेंगे तो इसमें एक एक्टिविटी करके उसमें पूरा डिफाइन किया गया है कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा उसका डायग्राम है, कैसे क्या कैथोड है क्या एनोड है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, H2O का डिसोसिएशन, ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है, जिसका आपका डेमोन्स्ट्रेशन भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे, एक सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट मेथड। सनलाइट में क्या होता है कि सूरज के प्रकाश में रिएक्शन कराई जाती है। अब इसमें क्या कहते हैं हम लोग, इंडो रिएक्शन, यहाँ लिखा हुआ है वी कैन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब थोड़ा इसको समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने अभी ऊपर एक बात की थी कि हाई, सॉरी, लेस स्टेबल कंपाउंड इन द सेंस जिसके पास एनर्जी है, उसे एनर्जी रिलीज करके स्टेबल कंपाउंड बना दिया, ठीक है। कोई कंपाउंड अगर अपनी स्टेबिलिटी तक पहुंच चुका है, जैसे कि वाटर, इस दुनिया का सबसे स्टेबल जो कंपाउंड है वो वाटर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब उसको क्या ज़रूरत है कि आगे रिएक्शन करने की,
वही क्यों रिएक्शन करेगा? जब किसी के पास कोई पैसा ही नहीं है, वो घर से बाहर क्यों जाएगा? बेवकूफ़ है जो जाएगा, नहीं जाएगा कभी। अब जब तक हम उसको घर से बाहर भेजना है, तो हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई स्टेबल कंपाउंड रिएक्ट करे, ठीक है, अगर हमारी इच्छा है, तो हमें उसकी मन मुताबिक चीज़ें देनी पड़ेगी, हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम किसी बच्चे को चाहते हैं कि वो फिर से खेलना कूदना स्टार्ट करे, तो हमें उसे खाना देना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं खेलेगा, कभी नहीं खेलेगा वो। बात समझ में आई? तो इस यही कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक हाई अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड एनर्जी रिलीज करके स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। और इसमें क्या होता है कि एक स्टेबल कंपाउंड एनर्जी लेकर क्या करता है, अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। जैसे कि अब यहाँ बात करेंगे वाटर की। अब आप कहेंगे क्या कि H2 और O2 क्या अनस्टेबल कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है जो कि अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में है, इसलिए स्टेबल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि रिएक्शन आसानी से होती है? ये रिएक्शन आसानी से नहीं होती, रिएक्शन बहुत ही मेहनत से करानी पड़ती है, बहुत ही स्लो रिएक्शन है। और जब आप इंटर में जाओगे तो आपको स्टडी करोगे तो ये, जब आप स्लो और फास्ट की बात करेंगे, एक रैपिड रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन होती है, ये भी एक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है रिएक्शन का। तो इसमें हम बात करेंगे कि ये बहुत स्लो रिएक्शन है, एक साल में जाके कहीं होती है आपस में इन दोनों का मिलना। इन दोनों का मिलना अगर अपने आप करवाया जाए तो एक साल में जाके कहीं होगा। और इसको रिएक्शन कराने के लिए, इसको डिसोशिएट कराने के लिए इसको वो आपको हाई वोल्टेज करंट देना पड़ता है, तब जाके कहीं ये ब्रेक होता है। बात समझ में आई? इसका पहला एग्जाम्पल देखिए जरा, लेड नाइट्रेट, नाम से याद रखिएगा, PbNO3, पीबी की वैलेंसी +2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी -1 होती है। सॉरी, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, नाइट्रेट की वजह से, सॉरी, लेड नाइट्रेट, जिसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बन जाता है। ये याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट आई थिंक कलरलेस होता है, पता नहीं, और लेड ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। ये आपको नाम से रिएक्शन आएगा, अभी आप चेक कर लीजिएगा, मतलब मिस हो रहा है। इसके बाद से AgCl, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। फोटोकेमिकल इन द सेंस, फोटो वर्ड होता है लाइट से। जब भी आप केमिस्ट्री में फोटो की बात करेंगे, आप बायो फोटो की बात करेंगे, समझिए कि लाइट की बात की जा रही, सनलाइट की। एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का होता है, वो सिल्वर में कन्वर्ट होता है ग्रे कलर के, और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी काम करती है, AgBr, ठीक है, AgBr के साथ भी रिएक्शन रिएक्ट करती है सेम मेथड से। हम लोग बात करते हैं, हमारा इतना कंप्लीट हो गया, हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए बी सी के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट कंपाउंड के एलिमेंट को क्या करता है, हटा देता है, ठीक है। अब क्यों हटाता है, देखिए जरा, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है? ये आपकी बुक में है नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए लिख रखा है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है। और फिर इसके बाद से कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने क्या रखा था, डब्बा बना रखा है, क्योंकि ये रेफरेंस है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने एलिमेंट हैं वो सब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। मतलब आयरन लेड को रिप्लेस कर सकता है, जिंक लेड को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे आता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको दिमाग में रखनी है, आप इसको कहीं अपनी कॉपी पे ऊपर लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि कोई रिएक्शन फर्दर मूव करेगी या नहीं करेगी, जिसके अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक्वस फॉर्म में क्या करता है, या एक्वस के सॉलिड फॉर्म में क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। देखिए याद रखिएगा, रिएक्शन होने के लिए एक्वस फॉर्म थोड़ा ज़रूरी होता है, अदरवाइज रिएक्शन काम नहीं करेगी। यहाँ पे देखिएगा, जिंक सॉलिड है, हमने इसको HCl में डाला, डिप किया, तो क्या हुआ, जिंक क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब ये ऐसा हुआ क्यों? हुआ इस वजह से
कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, तो क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो रिएक्शन है आपके सेकंड चैप्टर में, ये रिएक्शन एसिड बेस का एक एग्जाम्पल है, सॉरी एसिड की एक प्रॉपर्टी है, जहाँ पे जब भी किसी एसिड में कोई एलिमेंट डाला जाता है, मेटल डाली जाती है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सिंपल सी बात है, कॉपर भी एक मेटल है, ठीक है, वहाँ पर साफ साफ लिखा, इसी बारे में जिक्र नहीं किया गया होगा, वहाँ पर लिखा नहीं है, कॉपर भी मेटल है, लेकिन वो HCl के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगी, सिर्फ वही रिएक्शन करेंगी जो हाइड्रोजन से एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होंगी, ताकि इतने मेटल ही एलिमेंट्स को क्या हाइड्रोजन क्या करते हैं, एसिड में रिलीज करा पाते हैं, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे। यहाँ देखिए, जिंक जो है, कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन डाला गया तो जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर ले हुए, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, ये रिएक्शन काम आगे। अगर हम आयरन सल्फेट की सोल्यूशन में कॉपर ऐड कर दें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। देखिए, अगर ये ऊपर वाली रिएक्शन एरो इधर जा रहा है तो यही रिएक्शन इधर भी जाना चाहिए था, लेकिन कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन उल्टा मूव नहीं कर सकती। बात समझ में आई, इसीलिए रिएक्शन हमेशा इस तरफ जाएगी। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो ब्लू कलर, जो एक ऊपर रिएक्शन है, चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ठीक है, तो रिएक्शन यही लिखी जाएगी, लेकिन इसको पूछने का तरीका अलग अलग होता है। कभी कभी बोलता है, क्वेश्चन आता है कि एक सोल्यूशन है आपके पास जो ब्लू कलर का है, उसमें हमने कोई एलिमेंट डाला और उसका कलर रेडिश हो गया, ठीक है, या फिर बदल गया, ऐसा क्यों हुआ, तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लू कलर कौन कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है, आईसीएसई बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है हाई स्कूल की बुक में कि एक पर्टिकुलर आयन किस कलर का होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जितने भी पॉजिटिव आयन्स होते हैं, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं, खुद का कोई खास कलर नहीं होता, ठीक है, उनका कलर नहीं होता। जब भी वो नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तब उनमें कलर आता है। इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर आयन का क्या कलर होता है और कैसे वो रिएक्शन करते हैं, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब ध्यान रखिएगा, रिएक्शन इन विच आयन्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसमें भी एक्टिविटी सीरीज वर्क करती है, इसमें एक्टिविटी सीरीज वर्क करती है, साथ ही इसमें नेगेटिव आयंस की टेंडेंसी भी मायने रखती है। जैसे कि NaOH HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, क्यों, क्योंकि सोडियम जो है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की सबसे ज़्यादा है और इसकी सबसे ज़्यादा लेने की है। तो ये आपस में चाहेंगे भैया हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, तुम सबसे हम देना चाहते हैं और तुम लेना चाहते हो, तो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या है, OH और H क्या कहते हैं आपस में, भैया हम तो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जोड़ी हैं, H और OH की, मतलब वाटर की जोड़ी सबसे प्रसिद्ध है, इस वजह से भैया हम लोग अपने साथ में रहते हैं, इन लोगों दोनों को जाने दो। तो ये रिएक्शन इस तरह से वर्क करती है, थोड़ा आपस में डिस्कस करके, लगभग सारी रिएक्शन ऐसे ही वर्क करती हैं। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करिएगा, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है, सोडियम क्लोराइड रिलीज हुआ था। यहाँ पर मैंने एरो बनाया, इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट बाइट PPT बनता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग क्या बात करें क्लासिफिकेशन की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है, कौन सी नहीं करती है, ठीक है। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हुआ क्यों, क्योंकि बेरियम जो होता है सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, जो एक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है बेरियम के बारे में, क्योंकि इतना मतलब एलिमेंट में खास नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट मतलब आपकी बुक में नहीं था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पूछी जाती है, आपके नाम से पूछी जाती है, सीधे सीधे आपको लिखना होता है। इसका एग्जाम्पल आपको ऊपर मैंने समझाया था बेरियम सल्फेट से, जो आपको याद रखना है। इसमें जो कीवर्ड है वो ये है एक्वस, जब पढ़िए जरा इसको, द रिएक्शन इन विच
precipitation is formed by the mixing of the aqueous solution of two salts। ठीक है, ये इसमें कीवर्ड है, aqueous solution of two salt, then precipitation reaction is formed। ठीक है, अगर aqueous solution नहीं है, जैसे कि आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन था उसमें एक सॉलिड aqueous solution डाला गया था, जबकि यहाँ पर दोनों aqueous solution होना चाहिए और उसमें एक सॉलिड फॉर्म क्रिएट होनी चाहिए, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। दूसरी रिएक्शन देखिए जरा, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम सल्फेट हर रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सोडियम होता है वो सिल्वर को रिप्लेस करता है, यहाँ पर ये चीज़ को रिप्लेस कर रही है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, साथ ही ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, इसका आपको याद भी रखना है इस रिएक्शन को। इसके बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो आपके नेक्स्ट टॉपिक का भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ है, तो आपको यहाँ पर मैं सिखा देता हूँ। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद द बेस। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद बेस, तो एसिड वो होते हैं जो इनकी टेंडेंसी होती है H+ रिलीज करने की, बेस वो होते हैं जो OH- रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि NaOH में से क्या होगा कि सोडियम एक्वस फॉर्म में Na अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। HCl एक्वस फॉर्म में क्या होगा, H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, तो ये H रिलीज कर रहा है, ये OH रिलीज कर रहा है। H और OH आपस में क्या कहेंगे, भैया हम दोनों की बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है, तो हम लोग क्या होते हैं, अपना कल्टी मार लेते हैं। तो ये दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इन्होंने अपने आप का पेयर बना लिया और क्या हुआ, अलग हो गए। तो जब भी कोई ऐसी रिएक्शन हो जहाँ पे वाटर अलग हो जाए, ठीक है, और क्या बन जाए, एक सॉल्ट बन जाए, सॉल्ट मतलब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन का, तो क्या बनेगा, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये रिएक्शन मैंने लिख रखी है, लेड नाइट्रेट वाली। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके येलो पीपीटी बनाता है, ये भी पीपीटी है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का पीपीटी रिएक्शन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है केमिस्ट्री की दुनिया की। लेड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्ट करके लेड आयोडाइड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट अलग होता है। इसमें जो पोटेशियम होता है हाईली एक्टिव होने की वजह से लेड को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिडॉक्स पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पर रिडॉक्स इसलिए नहीं पढ़ा रहा एक साथ, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आप हमको डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे, सब कुछ पढ़ा रहे थे, रिडॉक्स कहाँ से आ गया। चीज़ें कन्फ्यूजन ना होने की वजह से मैंने आपको थोड़ा सा रिडॉक्स में आपको मैं ले जाऊँगा अलग तरीके से। यहाँ पर आपको सारी रिएक्शन जितनी मैं यहाँ पे 10 से 12 रिएक्शन हैं, जो आप 10-12 भी क्या 10 ही होंगी, आपको याद कर लेनी है, एक कॉपी पे लिख लेना है। यही रिएक्शन बार बार रिपीट होनी है, मैं बार बार यही रिएक्शन बताऊंगा कि यही रिएक्शन आपके डबल डिस्प्लेसमेंट में, यही रिएक्शन एंडोथर्मिक, यही रिएक्शन एक्सोथर्मिक, यही रिएक्शन आपका न्यूट्रलाइजेशन, सारी रिएक्शन वैसे ही वर्क करेंगी। यही पीपीटी भी है, तो आपको वर्क करनी है। मैं आपको कुछ रिएक्शन और भी दूंगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उनको नेम के साथ में आपको दूंगा। साथ ही नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपका फर्स्ट टॉपिक पूरा क्लियर करूँगा और फर्दर हमें किस तरह से याद करना, आगे कैसे बढ़ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।